अखंड विद्याश्री में आपका स्वागत है। आज हम फैटी एसिड्स जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हैं, जो दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जीवन के लिए, उसकी भाषा को या उसके सब्जेक्ट को, उसकी विचारधारा को, उसके प्रत्यक्ष को जानने की हम कोशिश करेंगे। मैं पहली बार अपने काम को अखंड सिंधु भारत को जोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये वो भूमि है जो ईस्ट में भी सिंधु है, नॉर्थ में भी सिंधु है, पश्चिम में भी सिंधु है और दक्षिण में भी सिंधु महासागर है। इस भूमि से सब कुछ निकली हुई चीज हो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए डेडिकेटेड अखंड सिंधु भारत। अब आते हैं, मैं अब कपिल वृक्ष की, वो कपिल वृक्ष की बात कर रहा हूँ जिसका वर्णन पुराने वेदों और उपनिषद वगैरह में है। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, उस वृक्ष को इसकी तरह, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और पेड़ नीचे की तरफ है, वो दिखाया गया है। और उसमें आप ऊपर देखेंगे तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बन के इस वृक्ष के कारण फिर नीचे आकर वहीं से भूमि पे केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं। यही मॉलिक्यूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री के लिए। जो शुरू में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उसके बाद मीथेन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। वही एटम, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ही जो इनऑर्गेनिक है, वहां से शुरुआत हुई है। ये केमिस्ट्री का पहला सब्जेक्ट है, वो हर इंसान को जानना है। और इसमें मीथेन और वाटर में 10 प्रोटॉन्स हैं, वो 10 स्टेज को दिखाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड में 22 हैं, जहां से आगे सृष्टि का बनना शुरू हो जाता है। वो दिव्य का पहला हिस्सा है। और ये भी दिखाना चाहता हूं कि शुरू में मरकरी, वीनस, भूमि और मार्स, ये चार के चार जो सूरज और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच हैं, उसमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी। मगर परिंदों के कारण, वृक्षों के कारण और कपिल वृक्ष के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसे 21% ऑक्सीजन में बदला गया है और बाकी कार्बन को नाइट्रोजन में बदला गया है 78%। उसके बाद ही भूमि का रंग येलो ऑरेंज से बदलकर ब्लू पे आ गया है, उसके बाद ग्रीन में बना है। बस यही चीज दिखाने की कोशिश करते हैं। उसका प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से ही हुआ है। अब डिसेंट एटम एलिमेंट पे मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में जो कुदरत ने बनाया वो इंद्र भगवान के कारण, जब पानी और रेन गॉड से नीचे आया था, तो जो पहले मॉलिक्यूल्स हैं वो मैं दिखा चुका हूँ। अब जैसे मैंने कहा था कि ये 4 प्लेनेट हैं जो सूरज और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में हैं, चाहे वो मरकरी हो, वीनस हो, अर्थ हो, जो मार्स हो। 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी। मगर प्लांट के कारण, कपिल वृक्ष के कारण, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन में बदल गया है। और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन इकट्ठे होकर ही नाइट्रोजन बनी है। और एक चीज वो दिखाना चाहूंगा, जहां तक कि ग्लूकोज है या फैटी एसिड्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आए हैं। और जहां तक कि ऑक्सीजन है, पानी से आया है। ये भी चीज मैं फोटोसिंथेसिस के बाद में दिखाऊंगा कि ये कुदरत ने कैसे किया है। क्योंकि हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने से कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ आएगी, फिर हमें कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। अब ये वृक्ष अब सीधा हो गया है। ये वृक्ष भूमि पे है, वो आसमान पे था, वो ऊपर से नीचे ला रहा था। अब ये नीचे से ऊपर ले जाने वाली, इसलिए मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पुराना कपिल वृक्ष है वो ऊपर से नीचे ला रहा है, और ये जो वृक्ष है वो नीचे से ऊपर की तरफ चीजें ले जा रहा है। अब ये वृक्ष, आप ऊपर सूर्य को देखें, नीचे भूमि के बीच में है। भूमि में पानी भी देख सकते हैं, ब्लू और ग्रीन दोनों है। अगर देखा जाए तो जो ब्लू है वो पानी है, जो ग्रीन है वो भूमि के वृक्ष है। अब ये दोनों में कैसे आगे बढ़ते हैं, उसे ही फोटोसिंथेसिस
जैसे मैंने कहा है कि अग्नि के लिए फ्यूल का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, मगर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो गर्मी होनी चाहिए। बिना गर्मी के ऑक्सीजन और फ्यूल हो भी तो भी उसमें अग्नि नहीं होगी। ये भी एक ऐसी विचारधारा है, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को समझनी चाहिए। बिना अग्नि के, हाई टेम्परेचर के या फ्रिक्शन के, एक चिराग के बिना ऑक्सीजन और फ्यूल जैसे मीथेन भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बस यही एक चीज़ मैं इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री की शुरुआत है वो कैसे शुरू हुई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिर बायोकेमिस्ट्री की तरफ आती है। वो क्या है, जितने भी एटम हैं, एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उससे ही हुए हैं और उनका रोल वृक्ष से ही शुरू होता है। कपिल से शुरू हुआ था, अब दूसरे वृक्ष से आगे चल के हम वो कंपाउंड बना रहे हैं। अब आ जाते हैं इस पिक्चर में, जैसे ऊपर कार्बन मीथेन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनी थी, ये दोनों नीचे आए थे और बस भूमि में प्लांट के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इकट्ठे हो जाते हैं, सूरज की रोशनी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं, जिससे में हमारा माहौल बदल गया है। इससे एक ही चीज़ नज़र आती है कि हमारे लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है, वही फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने किया है। अब जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, उससे ही भूमि पे एनिमल्स हों या जानवर हों या मनुष्य हों, मानव हो, वो आगे चले हैं। और एनिमल सेल्स में सेल रेस्पिरेशन होती है। जैसे कि एक मानव है, वो जब सांस लेता है, वो सूरज बाहर की रोशनी 160 से 108 लाता है, मगर यही ऑक्सीजन जब सेल पे जाती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, तो वहाँ के अंदर एक नई रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन होती है, जिसमें सेल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं और जिस्म की गर्मी के कारण, अगर ग्लूकोज को हम फ्यूल कहें, ऑक्सीजन को एक कहें, तो तीसरी गर्मी, अगर जिस्म में गर्मी है, सर्कुलेशन है, तो ही एनर्जी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसके लिए सेल के अंदर भी अग्नि का होना, गर्मी का होना ज़रूरी है। अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कम होगा तो ये बढ़ना कम हो जाएगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो गर्मी बढ़ जाएगी। वही चीज़ आपको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में नज़र आती है। हाइपरथायराइडिज्म में लोग पतले हो जाते हैं और हाइपोथायराइडिज्म में लोग मोटे हो जाते हैं। ये भी एक जीवन का सत्य है, मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गर्मी बराबर है, 37 डिग्री है, थायराइड कंसंट्रेशन बराबर है, टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन बराबर है, हार्मोन कंसंट्रेशन बराबर है, तो ये संतुलन बना रहेगा, एनर्जी बनती रहेगी, आप में ताकत रहेगी, आप में इंटेलिजेंस रहेगी, हर तरीके से आप संपूर्ण होंगे। इसके लिए थायराइड का बराबर होना ज़रूरी है और टेस्टोस्टेरोन का बराबर होना जरूरी है। सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की सारे हार्मोन बराबर होने जरूरी हैं, तो इसमें ही आप संतुलन बना सकते हैं। अगर 74, 70, 80, 90 ईयर्स में भी हो, आप फिर भी 21 साल की तरह जवान रह सकते हैं, हर तरीके से रह सकते हैं। वो रिवर्सल एजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए अग्नि को जानना जरूरी है, अग्नि के गर्मी को जानना जरूरी है, जो वृक्ष के लिए सूर्य भगवान देते हैं। ये जीवन का एक सत्य है और खास करके सुबह की रोशनी और शाम की रोशनी में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छी है। ये भी देखी है, क्योंकि तब ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है, वो भी एक सत्य है। मगर इस चीज़ में एक और चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुदरत ने मीथेन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऊपर से नीचे लाया है और हमारे एटमॉस्फेयर को वो दिया था, वो शुरुआत है। फिर वृक्ष ने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज वगैरह में और वाटर को ऑक्सीजन में बदलने से वो संतुलन बदलकर ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 70% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो गई है। मगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाए तो भी हम में संतुलन नहीं होगा। फिर वृक्ष तो होंगे,
मगर आगे चलना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का रहना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए ही शायद कुदरत ने पहले एलिमेंट्स मॉलिक्यूल को नीचे लाया थे, कंपाउंड को दिया था, फिर प्लांट लाए थे, फिर ऑक्सीजन लाई है, उसके बाद ही एनिमल आए हैं। यूनिसेलुलर प्लांट किंगडम के बाद यूनिसेलुलर एनिमल्स आए हैं। उससे ही बनते बनते हम मानव तक पहुंचे हैं। वो एवोल्यूशन है। और मानव सेल जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, इसलिए करता है ताकि दुनिया को दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले। ये एक संतुलन की बात मैं कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को गलत मत समझिए। और इंस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, बट एक्सपिरेशन में हम 61.803% कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर देते हैं। बाकी की हम रख देते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन द स्टमक और किडनीज, और फॉर एसिड बेस बैलेंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके ही कार्बनिक एसिड और चेल जाते हैं। जैविक ज्ञान ज़रूरी है। अगर जो इससे समझ लेगा वो जान जाएगा कि कुदरत की ब्यूटी है कि कैसे हमने मीथेन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया था, फिर प्लांट ने उसको ग्लूकोज में बदला है, ऑक्सीजन में बदला है, फिर हमने ग्लूकोज और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर करके इस संतुलन को मेंटेन करने के लिए, अगर प्लांट की भूमिका ये है कि वो कार्बन और वाटर को ग्लूकोज में बदल रहे हैं, तो हम वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देकर उस संतुलन को मेंटेन करें। मैं जैविक दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कार्बन के बिल्कुल खिलाफ मत जाइए। इसकी एक सीमा रहनी चाहिए। मगर शायद अगर जिसकी सीमा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम फ्यूल को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या एनिमल ज़्यादा हैं, तो उसमें संतुलन लाने की कोशिश कीजिए और कुदरत के तरीके से इस्तेमाल कीजिए जिसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो भी एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम आ जाएगी। और देखा गया है कि वक्त के साथ भूमि की जो टेम्परेचर है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही दिया गया है। शायद हमें अब प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि ये ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और बाकी पदार्थों में बदल जाए। अब आते हैं ग्लूकोज के जो खास पर्पस हैं। जैसे मैंने कहा कि प्लांट्स ने ग्लूकोज को बनाया है, वृक्ष ने ग्लूकोज को बनाया है, मगर उसका सबसे पहला मतलब ये है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है ताकि हम भी जी सकें, हमें वो रोशनी मिल सके, ताकत मिल सके, काम मिल सके, मगर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाए। और दूसरा जो है कि जो कुछ ग्लूकोज ऐसा होता है वो स्टार्च में बदल जाता है, वो प्लांट में सीड्स में आ जाता है ताकि नई जीवन उससे शुरू हो। ये ग्लूकोज से स्टार्च का परिवर्तन भी मैं दिखा चुका हूँ कि ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड है और स्टार्च पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज ही है। वो प्लांट में स्टोर हो जाता है, उसका इस्तेमाल भी होता है और सीड भी बन जाते हैं। जो तीसरा है, ग्लूकोज को प्लांट लिपिड में बदल देते हैं। अब सवाल आ जाता है जो फैटी एसिड है, लिपिड है, वो ग्लूकोज से आए हैं, डायरेक्टली नहीं बनते हैं। वो भी प्रोटीन में भी बदल जाते हैं और दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो उसे बढ़ाने के लिए वो बॉडी मास से बन जाता है। खास करके प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। मगर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन तीनों फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक सीक्वेंस को समझेंगे तो ज्ञान को आगे ले पाएंगे। अब आ जाते हैं कि फैटी एसिड सिंथेसिस इन प्लांट में क्या होता है। आप जैसे पिक्चर को देखिए, लेफ्ट साइड में पायरुवेट्स हैं। अब पायरुवेट क्या है? ये एक 3 कार्बन एसिड है। 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 और O3 के कॉम्बिनेशन, बस ये वही कॉम्बिनेशन है जो बेसिक है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का। 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन पायरुविक एसिड या पायरुवेट्स हैं। वो एस्टाइल को में बदल जाते हैं इन क्लोरोप्लास्ट। ये वृक्ष के पत्ते हैं, गरे हते पत्ते हैं। फिर वो मेलोनिल CO में बदल देते हैं। फिर एसिड फैटी एसिड सिंथेसिस शुरू होता है। आप देखिए, पायरुविक एसिड
3 कार्बन जो ग्लूकोज से बनता है। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन H12O6 है, मगर जो पायरुवेट है 3 कार्बन H12H6 और O3 है, वो एसिडिक फॉर्म है, वाला वो शुगर है, वो फैटी एसिड में बदल गया है अगर क्लोरोप्लास्ट में, तो आप जो देख रहे हैं फिर वो बाहर आ जाता है। और दूसरा पायरुवेट और सक्सिनेट के बीच में भी एक हिस्सा है जो पेरोक्सिसोम में है, पेरोक्सिसोम असिनेट बनाता है, वो भी पायरुवेट बन के इसमें आ जाता है। मगर जो सक्सिनेट है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के माध्यम से एस्टाइल कोल में बदल जाता है। जैसे पहला पेरोवेट एस्टाइल कोल में ही है, ये भी एस्टाइल कोल में है। उसके बाद पेरोक्सिडेशन में बीटा ऑक्सीडेशन आती है। बीटा ऑक्सीडेशन बढ़ने के बाद वो एसिल के ओ में इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ फैटी एसिड भी आके एसाइल CoA पूल में आ जाता है। ये पेरोक्सिडेशन में भी आता है, जहाँ से आके पूल में आने के बाद एसाइल CoA वो कैनेडी पाथवे में जाके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में बदल जाता है, जो लिपिड की तरफ आपको ले जाता है। ये प्रोसेस अगर आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ आप कुदरत के डिवाइन डिज़ाइन को आसानी से समझ सकते हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि ये कार्बोहाइड्रेट से शुरू होता है तो लिपिड आ जाता है। मगर एक चीज़ मैं स्टेटमेंट राइट साइड में दे रहा हूँ कि अगर अब हम लिपिड फैटी एसिड के फॉर्मूला को देखेंगे, उसमें एक चीज नोट करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है CH2 वो वैसी की वैसी ही रहती है, एक्सेप्ट इन अनसैचुरेटेड वन। सैचुरेटेड में वही रहती है, मगर जो ऑक्सीजन है जिसकी रेशो कार्बन की तरह होनी चाहिए वो कम होके 2 तक ही रह जाती है, बाकी सारी ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है वो ग्लूकोज को फैटी एसिड बदलने में। ये इसलिए किया जाता है कि ताकि बाद में जब हम फैटी एसिड का इस्तेमाल करें तो बीटा ऑक्सीडेशन में 2 बार ऑक्सीडेशन होती है और उसके कारण ATP ज़्यादा बदल जाती है। और ये भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो, इससे 4 किलो कैलोरीज ATP बनती है, एनर्जी बनती है। मगर फैटी एसिड्स 9 किलो कैलोरीज देते हैं, जो 2.25 टाइम्स ज़्यादा है। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो कैसे होता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि पूरी कुदरत की देन आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं ये कैनेडी पाथवे की मैंने पिक्चर, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। ऊपर जैसे देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज कैसे अंदर आ रहा है, उसके बाद फैटी एसिड बन जाते हैं, फिर वो TAG की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बाद में फैटी एसिड में बदल जाता है। ये आप डिटेल में खुद बाद में देखिए, अगर ज़्यादा समझाऊंगा तो ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आने वाली है। अब आ जाते हैं कि इसमें 3 चीज़ें मैंने दिखाई हैं। सबसे पहले फैटी एसिड ह्यूमन सेल दिखाए हैं, 2.5 टाइम्स मोर ATP बनती है ग्लूकोज और प्रोटीन के बदले फैटी एसिड से। और जो लेफ्ट साइड में मैंने दिखाया कि जो हार्ट है वो फैटी एसिड का ज़्यादा इस्तेमाल करता है बनिस्बत की स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल, ये कार्डिक मसल्स है। क्योंकि फैटी एसिड से लेते हैं इसलिए जब हार्ट बनता है 2 महीने माँ के कोख में और मरने तक ये हमेशा चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप है, ये कोई रुकता नहीं है। इसलिए नहीं रुकता है कि इसमें पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा फैटी एसिड इस्तेमाल होते हैं, वो सुरक्षित हैं, दर्द नहीं होगी। मगर लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड आ जाएगा दर्द, जैसे हार्ट अटैक में जब ब्लॉक हो जाता है एनहाइड्रोसिस आ जाता है तो लैक्टिक एसिड आने के कारण आपको सारी दर्द हार्ट में महसूस होना शुरू हो जाती है। मगर नॉर्मली हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम में फैटी एसिड में लैक्टिक एसिड का होना नामुमकिन है। आप बीच में देखिए तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फैटी एसाइड को एंजाइम से हम शुरू कर रहे हैं, तो पहले FAD ऑक्सीडेशन प्रोसेस 1 में FADH2 में बदल जाता है, वो डीऑक्सीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में हाइड्रेशन प्रोसेस आ जाता है। फिर थर्ड प्रोसेस में अगेन ऑक्सीडेशन सेकेंड प्रोसेस आ जाता है, जब पहले में FAD टू FADH में है
दूसरे में NAD से NADH प्लस हाइड्रोजन बन जाता है, तो वो सेकंड प्रोसेस है। उसके बाद थायोलाइसिस के बाद एसिटाइल को एंजाइम में दोबारा बदल जाता है, फैटी एसाइल CoA एसिटाइल। जो नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस का, वो भी मैं आगे आपको समझाने की कोशिश, ये मेन बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। जब तीसरी तरफ देखेंगे तो आप लॉरिक एसिड को देख रहे हैं, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 24 है, मगर O2 है, 12 के बदले 2 आ गया है। मेरिस्टिक एसिड में कार्बन 14 है, हाइड्रोजन 20 है, O2 है, इसमें भी जो 12 ऑक्सीजन निकल चुके हैं। पाल्मिटिक 16 32 हैं, वो 2 हैं, इसका मतलब ये कि 14 इसमें से निकल गए हैं। स्टेरिक एसिड में कार्बन 18 36 है और ऑक्सीजन में 16 कार्बन निकल चुके हैं, ऑक्सीजन निकल चुके हैं। एराडिक एसिड में कार्बन 20 हाइड्रोजन 40 है, O2 है, इसका मतलब कि 18 ऑक्सीजन उसमें से निकाले गए हैं बीटा ऑक्सीडेशन के लिए। और लिनोइक एसिड जो अनसैचुरेटेड है, आप उसमें आप देखिए कार्बन 18 है, 32 है, हाइड्रोजन भी कम है और ऑक्सीजन भी कम है। ओलिक एसिड में भी कम है और लिनोलिक एसिड में भी कम है। अब वो भी ये सब चीज़ें मैं आपको दोबारा डिटेल में दिखाऊंगा, समझाऊंगा ये कैसे है, क्यों है और किस तरीके से है, ताकि आपका ज्ञान बन जाए कि ये ऑक्सीजन क्यों निकाली गई है और बीटा ऑक्सीडेशन के लिए ये करना ज़रूरी है। यही चीज़ दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट में फैटी एसिड बदलने के कारण क्या है और प्रोसेस क्या है। अब आ जाते हैं लॉरिक एसिड। ऊपर देखिए कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 24, वही रेशो जो है 1:H2 की है, मगर ऑक्सीजन के 12 के बदले 2 तक है। ये स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड फैटी, आप इसे देखिए, नीचे देखिए आप, ये स्ट्रेट चेन है और सैचुरेटेड है, फैटी एसिड है, मीडियम चेंज है, बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, ये 12 ही है, कम तक की। और इसीलिए इसको दो डी डेका न्यूट में बस कहा जाता है। दो का मतलब 2, डेका मीन 10, 2 + 10 ही इसका नाम है। आप जिस चीज़ को भी अगर समझ लेंगे तो आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। और ये हाइड्राइड ऑफ डिटोन है और लॉरिक एसिड इनएक्सपेंसिव जो भी है, बस ज़्यादातर मेल्टिंग पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे आप देखिए, ये इसमें सब एक ही लाइन है, डबल बॉन्ड नहीं है, इससे सिंगल बॉन्ड ही है। अब वो चीज़ देख लीजिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। अब आगे जाते हैं, मिरिस्टिक एसिड है तो इसका कार्बन 14 है, हाइड्रोजन वही फार्मूला है और ऑक्सीजन को 14 के बदले 2 में बदला गया है। जहाँ भी आप नीचे देखेंगे तो वही है, मगर इसमें मैंने एक चीज़ दिखाई है कि इसमें 2 हिस्से हैं, एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, दूसरा हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब इसे प्रेम पानी से है, जो आखिर का अंत का एच OHOH निकल है, वो पानी से प्रेम करता है, मगर जो बीच के जो फैटी एसिड के जो रेंज है, उसमें पानी हाथ नहीं लगा सकता है, वो पानी से डरता है, जब पानी से दूर रहता है। ये भी एक ज्ञान मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री के लिए अच्छा होगा। पाल्मिटिक एसिड में कार्बन पहले 12 है, फिर 14 है, आप 16 पे आ गए। ये सारे इवन नंबर्स में हैं, ऑड नंबर्स में नहीं हैं। और हाइड्रोजन 32 है, वही मात्रा है, मगर 14 ऑक्सीजन कम होकर 2 पे आ गया है, ये 16 है। बस यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें, मगर इसमें आप देखिए तो इसमें डबल चेन आ जाती है। जो ऊपर का राइट टॉप का हिस्सा है वो हाइड्रोफिलिक है, बाकी कार्बन है, मगर चेन डबल हो जाती है। ये पहली सिंगल थी, अब सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड मगर डबल में आ गया, क्योंकि ये अधूरे से ज़्यादा हैं। बस यही जानने की कोशिश कीजिए। अब आ जाते हैं स्टीरिक एसिड, ये 18 है, मगर इसमें भी लेफ्ट साइड आप हाइड्रोफिलिक देख सकते हैं, मगर वो लंबी चेन है, मगर इसमें डबल नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता है, मगर जो भी है यही है। मगर ऑक्सीजन को 16 कम कर दिए गए हैं ताकि और भी लंबी लाइन बन जाए। और आर्केटिक एसिड में भी आप देखें
कार्बन 20 है, 40 वही रेशियो है। ऑक्सीजन को 20 से लाकर 2 तक छोड़ दिया है। ये चीज़ें ज़्यादा मैंने कंस्टिट्यूट हैं, वो पीनट बटर में, कॉर्न ऑयल में, कोको बटर में, सब में ज़्यादा नज़र आता है। इसकी अपनी ही एक परिभाषा है, जिसलिए इसे नाम भी पीनट से लिया है। पीनट की अपनी ही एक भूमिका है, मगर वो सैचुरेटेड है बस। अब आ जाता है लिनोलिक एसिड। आप इसमें देखेंगे तो आप 3 कार्बन नीचे देख रहे हैं, लंबी लाइन है, मगर इसमें 3 कार्बन है, आप नीचे देख रहे हैं। तो इसमें कार्बन 18 है और हाइड्रोजन 30 है। इसका मतलब जो 36 होना चाहिए था वो 30 है, इसमें 6 निकाल दिए गए हैं, इसलिए ही 3 कार्बन हैं। मैं यही दिखाने की, क्योंकि 3 कार्बन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन को मात्रा 6 से कम कर दी गई है, तो जो 6 कम किया है वो 3 कार्बन में बदल जाता है। आप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फार्मूला में आप देखिएगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। जो मैंने पिछला बताया तो उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए 6 हाइड्रोजन निकाले जा चुके थे। यही समझने की, क्योंकि सिंबल को समझेंगे तो आप ज्ञान समझे कि कैसे कुदरत ने किया है। अब आते हैं लिनोलिक एसिड। इसमें कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 32 है। जो 4 कॉरस्पॉन्डिंग 4, जिस मतलब कि 2 हाइड्रोजन निकाले गए हैं, वही दिखाने के लिए। तो इसमें 2 बॉन्ड होने चाहिए, आप वही 2 नीचे देख रहे हैं। पहले में 3 बॉन्ड है, क्योंकि 36 के बदले 30 है, और जिसमें 2 हैं कि 36 के बदले 34 हैं। तो मुझे आपको समझ आ गई कि यही एक चीज़ है जो दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अनसैचुरेट सैचुरेट में कैसे अंतर होता है। अब थर्ड आ जाते हैं ओलिक एसिड में। इसमें हाइड्रोजन 34 हैं, 36 के बदले। इसके मतलब कि इसमें एक ही बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकल कर एक बॉन्ड में बदल जाते हैं। 4 2 में बदल जाते हैं, 6 3 में बदलते हैं। तो आपने 6 को भी देखा है जो 3 में बदला है, 4 को भी देखा है जो 2 में बदला है, और 2 को आप 1 में बदलें। यही मैं दिखाने की कोशिश, क्योंकि जिससे समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे तो दिमाग में आसानी से रहेगी, उसके आधार पे आपको लिखना आसान हो जाएगा। तो अब तक मैंने जो दिखाया है कि जो लेफ्ट साइड में ओ कार्बन HOH है, वो COOH का जो फार्मूला है वो हाइड्रोफिलिक है, बाकी हाइड्रोफोबिक है। और सैचुरेटेड में सिंगल लाइन है, अनसैचुरेटेड में 1 2 और 3 कार्बन बॉन्ड्स हैं। वो दिखाते हैं कि ये अनसैचुरेटेड, उसमें बेंड हो जाए, वही मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। अब इसके आधार पे हम चले जाते हैं कि फैटी एसिड्स जो हार्ट में हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के कारण। ये पिक्चर वही है जो हार्ट के अंदर हो रही है। अब वो फार्मूला मैं दिखा चुका हूँ, वो कैसे बनता है, कैसे चलता है। ट्राइग्लिसराइड कैसे डाई में और मोनो में बदलकर, फैटी एसिड में बदलकर, उसका इस्तेमाल हार्ट मसल्स में बीटा ऑक्सीडेशन में मोर एटीपी लिए, ताकि वो हार्ट कभी भी दुखी ना हो, परेशान ना हो, सच्चित आनंद रहने। अगर आपको सच्चित आनंद रहना है तो आपके जिस्म में फैटी एसिड की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर ट्राइग्लिसराइड वो कहीं ना कहीं फैटी एसिड में बदल जाए, इतना होना चाहिए। बहुत कम भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत कम फैट लेना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फैट ही अपने आप में सारे सेल के लिए जो बाई लेयर है, उसमें फैट ही आपको बाहर से और अंदर से बचाता है। तो यही मैं समझाने की। मगर जहाँ तक कि हार्ट में ट्राइग्लिसराइड डाइसेक्राइड और मोनो में बदल कर फैटी एसिड में बदल जाए, तो वो आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आ जाते हैं आखिरी पिक्चर। इसके बारे में मैं कोई वर्णन नहीं करूँगा, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।